गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी ग्रामर में आज हम अध्ययन करेंगे यण स्वर संधि और अयाल स्वर संधि पर। कल के वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने वृद्ध स्वर संधि और गुण स्वर संधि के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज वीडियो के माध्यम से आप लोग यण स्वर संधि और अयाल स्वर संधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यण स्वर संधि और अयाल स्वर संधि का नियम क्या होता है, इनके वर्णों में विकार कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से ये नए शब्द बनाते हैं, किस प्रकार से नए वर्ण का निर्माण होता है, आदि विषयों पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं कि यण स्वर संधि क्या होता है और अयाल स्वर संधि क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे यण स्वर संधि का। यण स्वर संधि का नियम क्या होता है, इनके नियम में वर्णों में विकार कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नए शब्द बनते हैं, इन सब के विषय में हम अध्ययन यण स्वर संधि में करेंगे। तो सर्वप्रथम इसका पहला नियम बताते हैं आपको। इसका पहला नियम है कि जब ई यानी कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आए तब ई और ई का या हो जाता है। कहने का पर्याय है कि जब ई के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी ई के बाद फिर ई ना आए, इसके अलावा कोई स्वर आए, इसके विपरीत कोई स्वर आए, असमान स्वर आए, तब ई के बाद कोई विपरीत असमान स्वर होता है तो वहां पर ई के स्थान पर या व्यंजन बन जाता है, या वर्ण का निर्माण हो जाता है, नए वर्ण या का निर्माण हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण के लिए देखते हैं, जिसे हमने लिख दिया ई प्लस आ। अब हमने जब इन दोनों वर्णों को आपस में योग करेंगे, योग करने से एक नया विकार उत्पन्न होगा और उन विकार से या व्यंजन का निर्माण हो जाएगा, यानी या वर्ण बन जाएगा, नया वर्ण क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ई प्लस दीर्घ आ लिखते हैं, दीर्घ पहले यहाँ पर ह्रस्व है लेकिन यहाँ दीर्घ है, बड़ा है, तब इसको जब हम जोड़ेंगे तब भी यहाँ या बनेगा, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी। आ की मात्रा क्यों लग जाएगी? क्योंकि ई के बाद यहाँ पर दीर्घ आ है। क्या है? दीर्घ आ आता है, आ रहा है, तब यहाँ पर या तो आएगा ही और साथ साथ आ की मात्रा भी यहाँ लग जाएगा। तो इस मात्राओं को भी हमें ध्यान में रखना है। अब इसी प्रकार से यदि ई प्लस ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब इसी के माध्यम से हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर भी ई के बाद ए है तो या तो आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए की मात्रा लग जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगा। अगर यहाँ पर दीर्घ ई है मान लीजिए और ए आ रहा है, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ए की मात्रा हो जाएगा। ठीक, अगर यदि ह्रस्व ई है और अय आ रहा है, तब भी यहाँ पर केवल ए की मात्रा ही लगेगा। ये नियम में होता है, ये नियम में होता है, यण स्वर संधि के नियम में होता है। यदि ई के बाद ए या अय आता है तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है, यानी या तो आएगा उसका एक मात्रा ए की लग जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ दीर्घ ई आए उसके बाद ए आता है तभी ये हो जाएगा। यहाँ दीर्घ आए और अय आ जाए असमान स्वर तो यहाँ पर भी ये या होगा और इस पर एक ही मात्रा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या क्या हो जाता है? या हो जाता है। जब मात्रा युक्त है तो उस मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं एक दो उदाहरण इसका देख लेते हैं। एक दो उदाहरण में क्या होता है कि मान लीजिए हमने लिखा यदि धन आ। अब हम पूर्व के जैसे
संधियों को हमने अध्ययन किया था, जैसे हमने वृत्त स्वर संधिका या फिर गुण स्वर संधिका या फिर दीर्घ स्वर संधिका। उन स्वरों के अध्ययन करने के पश्चात हम भी इसी पर ऐसे ही नियम लिखेंगे कि दो शब्दों जो एक शब्द होते हैं उनके दो खंड होते हैं और दोनों खंड के जो आखिरी वर्ण होते हैं और द्वितीय खंड का जो प्रारंभिक वर्ण होता है उस पर हमें ध्यान देना होता है। उसी को हम अध्ययन करेंगे, सर्वप्रथम उसको हम अवलोकन करेंगे कि क्या स्थिति आ रही है। उस स्थिति को फिर हम वर्णों को निकाल लेंगे, निकाल करके उन दोनों वर्णों को योग करेंगे। फिर जो स्थिति आएगी उसी से हम वर्णों को जोड़ करके आपस में उन वर्णों को जोड़ करके शब्दों को जोड़ देते हैं, फिर एक शब्द बना लेते हैं और एक शब्द का नया अर्थ उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो शब्द हैं, यज्ञ, धन, आदि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, पहले पद के आखिरी वर्ण में क्या देख रहे हैं यहाँ पर, और दूसरे पद के पहले वर्ण में क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं दा है और दा पर छोटी है, यानी हस की मात्रा लगी हुई है, मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर छोटी ही है। ओके, छोटी है। द्वितीय पद में गए तो यहाँ पर देखा आहस तो है और आ को हमने देखा तो यहाँ पर आ लिखा। अब हमने एक नियम यह बताया था कि ई और आ हो या हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 स्वर निकल गया, स्वर निकला तो यहाँ पर आकर मिल गया, तो ई और आ मिला तो ये या क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और दा क्या हो जाएगा, हलयुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वर हमने निकाल करके इसमें जोड़ दिया। इसमें जोड़ दिया, हस जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है इसमें जुड़ गया, और ये जो दा है ये हस रहित हो गया, तो स्वर रहित हो गया, तो यहाँ पर हलयुक्त का प्रयोग, इसका मतलब दा आधा हो जाएगा, और जो ये स्वर और ये स्वर आपस में मिलेंगे तो ये स्वर मिलकर नए वर्ण या का निर्माण कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे यद्यप, क्या लिखेंगे, यद्यप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा या है, दा है, आ है और पा पर छोटी मात्रा है, तो यहाँ पर हमने दे पर छोटी मात्रा लगाया था और आ है। तो हमने बताया था ई के बाद आ है, तो यहाँ पर छोटी आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, तो जब हमने ई स्वर को इसमें जोड़ दिया तो इसका क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। इसको लेकर चले गए हम, इसमें जोड़ा तो इनको जोड़ने से नए वर्ण का निर्माण हुआ या का, और जो दा था या स्वर रहित हो गया तो यहाँ युक्त हो गया, तो यहाँ पर बन गया क्या, यद्यप बन गया। ओके, यद्यप मतलब जब भी। उसके बाद हम एक और देखते हैं, इति, धन, आदि। अब यहाँ पर हम फिर वही स्थिति नियम लागू कर देंगे जैसे यहाँ पर है, लेकिन हम देखेंगे स्थिति क्या आ रही है। तो यहाँ पर हमने पहला पद आखिरी वर्ण पर गए, तो यहाँ पर ता है, ता पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ, यानी कि हस ई की मात्रा इस पर प्रयुक्त हुआ है। और द्वितीय पद में हम पहले वर्ण पर जाते हैं, तो पहला वर्ण क्या है, ये स्वर वर्ण पहला क्या है, ये दीर्घ आ है, दीर्घ स्वर आ है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा ई है और उसके बाद दीर्घ आ है। अब दो स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो द्वितीय पद इसमें हम क्या आपको बताया है, जब ई के पास दीर्घ आता है या तो बनता है, और या के बाद जो अगर दीर्घ आ रहा है वहां पर या के साथ साथ उसकी मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ पर ई के बाद आ आया और आ के बाद जब उसको जोड़ा तो या आया, यहाँ पर आ की मात्रा का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे, अब इसका इसी प्रकार इसको भी नियम लगाएंगे। ता है, ता पर जो स्वर युक्त है इसको ले गए यहाँ पर जोड़ दिया आ में, तो इसको जोड़े तो नया वर्ण या आया और आ की मात्रा का प्रयोग हुआ, उल्टा स्वर रहित हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। हालांकि चाहे लगाकर लिखिए चाहे आधा तारा करके लिखिए। तो यहाँ पर जब इसको हम लिखेंगे तो इत्यादि लिखेंगे, ठीक, क्योंकि इसको जोड़ा तो या बन गया और आधा रह गया और बाकी धारा सही रहेगा। यहाँ पर इत्यादि बन गया। समझ गए नहीं?
तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम एक और देखते हैं कि प्रति धन प्रतिधन उपकार। ठीक है, यहाँ पर दो पद हैं, दोनों पद को हमने देखा तो उसका आखिरी वर्ण क्या है? ता है, और द्वितीय वर्ण क्या है? ऊ है। पहले पद का जो आखिरी वर्ण है ता है, ता पर हस्त ई की मात्रा लगी हुई है, और द्वितीय पद पर जाते हैं तो उसके प्रथम वर्ण पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हस्त ऊ है, छोटा ऊ से कहते हैं। दोनों का योग करेंगे तो हमने क्या बताया था कि यदि अगर ई के बाद ऊ आ जाए, यानी कि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो जो द्वितीय वर्ण होता है उसी के अनुसार उसकी मात्राओं का भी प्रयोग हो जाता है अगर है तो यहाँ पर ता है और छुट्टी है, यहाँ आ रहा है नियम में, फिर ऊ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई का या तो होगा क्योंकि ई के बाद ऊ आ रहा है, ठीक, और ऊ लेकिन ऊ है तो यहाँ पर या तो होगा, लेकिन या पर छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। इसका प्रयोग हो जाएगा छोटा ऊ का, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार हो जाएगा, प्रत्युपकार हो जाएगा। ये प्रत्युपकार हो गया। क्यों? क्योंकि ता और छोटी ई और ऊ मिलकर के नए वर्ण या का निर्माण किया और ऊ की छोटी मात्रा का प्रयोग हुआ, और जब ये खाली रहेगा तो यह ता आधा हो गया और या पर क्या होगा? छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग हो गया। यानी इसका सारे स्वर जो होते हैं यही जाकर के द्वितीय वर्ण में प्रयुक्त होकर के मिल करके योगित होकर के ये नए वर्ण का निर्माण कर देते हैं, और जो ता होता है स्वर रहित हो जाता है। जो उसका आखिरी जो प्रथम पद का जो आखिरी वर्ण होता है क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है, तो यहाँ प्रत्युपकार हो जाएगा। ठीक, तो इस तीन हमने आपको उदाहरण प्रस्तुत किए, तीन उदाहरण के माध्यम से आप लोग इसके विषय में समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रयोग से हम ऐसे प्रथम नियम में यण स्वरसंध का निर्माण होता है, उसे हम यण स्वरसंध कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और भी मात्राएं हैं, जैसे कि आया है, ये भी इस प्रकार से अगर आते हैं तो इसका भी मात्राओं का प्रयोग करके आप ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे, ऐसे ही शब्द बनाएंगे, ऐसे ही वर्णों में विकार उत्पन्न होगा, और ऐसे आप विकार उत्पन्न करके आप नए शब्द का निर्माण कर लेंगे। तो ये पहले नियम विषय में आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई। अब इसका दूसरा नियम क्या होता है? एक नियम और है, दूसरा नियम, उसके बाद एक नियम और है, तीसरा नियम। ठीक है, तो आप लोग पहले नियम इस वीडियो को देखने के बाद, डिस्टर्ब करने के बाद इसका अभ्यास करिए ऐसे शब्दों को लेकर के, और इस अभ्यास करके इसके विषय में जानकारी प्राप्त करिए। और जो भी समस्या आती है कॉल करके हमसे आप संपर्क करते हैं, स्कूल के मोबाइल पर आप कॉल कर लीजिएगा, दूसरी समस्या को इसके हम समाधान प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे आपको। तो हम अब आते हैं दूसरे नियम। दूसरा नियम इसका क्या है उसके विषय में हम, तो इसका दूसरा नियम ऊ अक्षर पर होता है, ऊ वर्ण पर होता है। यानी कि जब ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, तब असमान स्वर आए तब क्या होगा? ऊ का तब ऊ का वा हो जाता है। ठीक, मतलब दूसरे नियम में क्या है कि जब ऊ के बाद ऊ वर्ण पर, पहले नियम में क्या आपने देखा कि यण स्वरसंधि में जब ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या हो जाता है। इसके दूसरे नियम में ऊ पर है, जब ऊ और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ
का क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। ठीक है, यहां जैसे हमने लिखा उ प्लस आ, ठीक, तो यहां पर उ है, आ है, तो यहां केवल आ है, इसलिए यहां पर वा ही होगा। द्वितीय है उ प्लस दीर्घ आ, फिर इसको हम क्या ऐसे लिखेंगे, तो ये वा आएगा, इस पर आ की मात्रा भी होगी क्योंकि यहां पर दीर्घ आ है। तृतीय है, हमने मान लीजिए लिखा उ प्लस ए, तो हमने यहां पर क्या हो जाएगा, वा तो आएगा, लेकिन ए यहां पर है तो वहां पर ए की मात्रा भी हो जाएगा, क्योंकि नियम में बताया जा रहा है कि जब उ के बाद असमान स्वर आए, असमान की बात की जा रही है, असमान स्वर आए तो वहां पर एक तो उ के स्थान पर वा हो जाएगा, और असमान स्वर में अगर कोई भी स्वर मात्रा युक्त है तो मात्रा का प्रयोग होगा उसके साथ, ये नियम होता है ज्ञान स्वर। फिर उसके बाद जब दीर्घ उ हो और ए है तो यहाँ भी वहां पर वा होगा और ए की मात्रा होगा। जब उ है, दीर्घ उ प्लस ए आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर भी वा होगा, वा पर ए की मात्रा होगा। ठीक, अगर मान लीजिए उ आता है उसके बाद ओ आता है, ओ आता है तो वहां पर वा होगा, वा पर ओ की मात्रा लग जाएगी। अगर उ आता है उसके बाद औ आता है तो औ की मात्रा लगेगी, तो वहां तब भी वहां पर ओ की ही मात्रा लगेगी, क्योंकि इसमें विकार जो होता है एक ही होता है, क्योंकि आ और ओ जोड़ करके ही औ बनता है। तो इसलिए यहाँ पर उ के बाद ए आए आता है जो ए की मात्रा, और उ के बाद ओ औ आता है ओ की मात्रा तब भी वहां पर होगी। समझ गए ना? तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ही विकार उत्पन्न होंगे। वा यानी कि उ के बाद कोई असमान स्वर आता है वहां पर उ का वा हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया सु धन आग तम, ठीक, हमने लिखा सुधन आगतम, या फिर हम कर दे आगत कर दे, मान लीजिए आगतम कर दो तभी से ये संस्कृत का शब्द हो जाएगा, अगर आगत कर दो हिंदी में हो जाएगा, हिंदी तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सु है पहले वर्ड पर जाते हैं, तो ये सु है, ठीक, द्वितीय पद की आप पहले वर्ड पर जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आ है, दीर्घ आ है, और पहले पद में के आखिर वर्ड क्या है, छोटा उ है, तो यहाँ पर उ है और दीर्घ आ है, दोनों का योग करेंगे तो उ के बाद असमान स्वर आ रहा है, क्योंकि असमान स्वर में आ रहा है, उ नहीं आ रहा है, तो ये उ का क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, लेकिन परंतु आ दीर्घ है तो यहाँ पर वा लिखेंगे, वा के साथ साथ इसकी मात्रा भी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वा हो जाएगा, यानी कि दीर्घ पर आ की मात्रा युक्त हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको जो हम जोड़े, आज ये जो उ स्वर है इसमें सारा ये जाकर इसमें जुड़ गया, जब इसमें जुड़ा तभी तो नए स्वर व्यंजन का निर्माण किया, नए वर्ण का निर्माण किया, जब ये सारा स्वर इसमें चला गया, इसमें जुड़ गया, ये बचा अकेला, अकेला बचा मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, हलंतिक यानी आधा सा हो जाएगा। तो जब हम इसको जोड़े तो ये वा बन गया, तो और ये आधा बन गया, तो इसको आधा लिखा, ये सा आधा लिखा, उसके बाद इसको जोड़ा तो यहाँ पर बीच में अब आ के स्थान पर वा बन रहा है, तो वा लिख दिया। ठीक, इसको जोड़ करके, इसको जोड़ करके फिर गा होता ही है, तो ये गा से लिख दिया, तो ये बन गया स्वागत। क्या बन गया, स्वागत बन गया। इसी प्रकार से हम जब उ के नियम में जाते हैं, अगर ऐसे शब्दांश हैं तो ऐसे इसका नियम लगेगा, तो आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये क्या है, यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि का नियम इसमें फॉलो हो रहा है, इस पर लग रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे एग्जाम आने वाले समय हो सकता है आपको देना पड़े, तो उसमें भी संधि बहुत महत्वपूर्ण विषय आता है। जैसे का सुधन आगत का संधि होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, स्वागत दे देगा, स्वागत दे देगा, ऐसे तमाम शब्द दे देगा, आपको सही विकल्प का चयन करना पड़ेगा, सही विकल्प आप चयन अगर जानेंगे कर लेंगे। ठीक, दे देगा स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वाधन आगत दे देगा, सुधन आगत दे देगा,
स्वा स्व धन आकर दे देगा, ऐसा विकल्प दे देगा, किस प्रकार से आपको चयनित करना चाहिए। तो आप कोई संघ वीडियो को देखने के बाद इस पर अपने तरफ से अपने स्वतः पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, कॉपी और लेखन के माध्यम से आप स्वतः इसका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब आपको इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ठीक, हम एक शब्द और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे अन धन, अन धन ऐसा, ऐसा अनधन ऐसा हो गया। तो यहाँ पर अब इसका क्या उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अन यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर क्या है, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ऊ है प्लस आई की मात्रा लगा है, यहाँ पर लिख लिया, देखा हमने। इसको लिखते नहीं केवल हम डायरेक्ट ध्यान रखें, लेकिन हम आपको इस पर प्रतिपादित विषय पर इसको प्रतिपादन करने के लिए आपको अच्छी तरीके समझाने के लिए ऐसा करते हैं, लिखते हैं। नहीं तो हम इसे देख करके बस जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे ये ऐसे जुड़ेगा, ये आएगा और इस पे ये संधि है। लेकिन आप लोग अभी अध्ययनगत हैं, अध्ययनशील विद्यार्थी हैं, क्लास 8 के विद्यार्थी हैं, तो इसको आपको बारीकियों को जानने की बहुत आवश्यक है, तभी तो आप इसको पहचान पाएंगे। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम आपको इन सब विषय पर अच्छे तरीके से जानकारी प्रस्तुत करूँ। तो यहाँ पर वो और आय है, हम इसको जब जोड़े तो ये क्या हो जाएगा, ऊ का वाह हुआ और आय की मात्रा को हमने बताया था, अगर आया था तभी वहां पर ये होता है, एक ही मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर जब इसको हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, अन्वेषण, अन्वेषण हो गया। ठीक, यहाँ से जब सारा शरीर निकल कर इसमें गया, दोनों जुड़े तो वाह आए, वहां पर और ये आया है तो एक ही मात्रा लग गया और ना क्या हो गया, आधा बचा बेचारा, ये इसमें कुछ नहीं बचा, हलन लिख हो गया, तो आधा लिख दिया, अन्वेषण हो गया और सारा ऐसे ही लिख दिया। तो आप लोग इसके विषय में आप लोग समझ गए होंगे, इसके विषय में आप जान गए होंगे। आप अपने अभ्यास के माध्यम से आप लोग इसकी जानकारी प्राप्त करिए। अब एक देखते हैं एक नियम और, जो रा का नियम प्रतिपादित करता है, जो रा के नियम से है, री के नियम से है। ठीक, ये तीसरा नियम होगा इसका और आखिरी नियम है, ये शब्द का आखिरी नियम है। आखिरी नियम के माध्यम से आप लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आखिरी नियम में क्या होता है, री के बाद जब असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ये री शब्द लिया है, री ठीक के बाद ठीक है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से समझिए। री के बाद कोई असमान स्वर, आदि तो हो यानी आए, असमान स्वर आए, ठीक आए, तब री का री स्वरवर्ण का रा, री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ठीक है, रा हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, तीसरा नियम है। ये इसमें भी अब तीनों नियम का है। ठीक है, तो री आता है, मान लीजिए अगर, तो री के बाद अगर कोई असमान स्वर आ गया तो वहां पर री का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक, जैसे लिख दिया, मान लीजिए पितृ, पितृ, पितृ धन आज्ञा। ठीक है, ये क्या है, री है। ता देखा हमने, ठीक है, ता के बाद हमने क्या देखा, री देखा।
ठीक। तो ता में री का लगा हुआ है, री है लेकिन इसको हम री पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पित्र धन आज्ञा है, तो यहाँ पर री आ रहा है, री के बाद क्या आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर हमने री लिख लिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या लिख लिया, दीर्घ आ। अब हमने नियम में क्या बताया था, री के बाद कोई आसमान स्वर आता है तो रा हो जाएगा, तो रा यहाँ पर क्या होगा, रा हो रहा है। तो यहाँ पर जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। क्या बन गया, पित्राज्ञा बन गया। यहाँ पर रा लग गया, पहले री था, तो ता में क्या होगा, इसको हम जब देवनागरी लिखते हैं तो रा को अलग से नहीं लिखते हैं, इसका सही रूप लिख देते हैं, तो ता में रा लग जाएगा। तो ये हो गया रा, ता आधा हो गया, रा पूरा है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर पित्राज्ञा हो गया, पित्रा पित्रा आज्ञा। ठीक, पित्राज्ञा, तो यहाँ पित्राज्ञा हो गया। फिर हम मान लीजिए री आता है और री के बाद ई आता है, तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, लेकिन ये छोटी की मात्रा जिस पर लगेगी। ठीक है, अब जैसे लिख दिया हमने मातृ धन इच्छा। हमने आपको मात्रा का भी नियम बताया है, तो यहाँ पर मात्रा है, री है, यहाँ पर इतना आधा हो गया, री हो गया। ठीक, ये री को हमने पढ़ा, तो यहाँ पर री को देखा तो यहाँ पर एक री हो गया और छोटी है, यहाँ पर ही लिख दिया, दोनों का योग किया तो इतना का क्या हो गया, रा होगा, लेकिन ये छोटी मात्रा है क्योंकि छोटी ही इसमें दिया हुआ है। असमान स्वर तो है, ये छोटी है, तो रा लिखा, रा को छोटी की मात्रा होगा, तो यहाँ हो गया री। ठीक है, तो री होगा, तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये तान में रा में प्रयोग हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे छोटी की मात्रा लगाकर मातृ इच्छा, मातृ इच्छा, मातृ इच्छा हो जाएगा। तो ये इसके नियम होते हैं, ये इसके नियम होते हैं, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके विषय में आप भी, आपको हमने ऐसा नियम बताया, आप भी इसका अभ्यास करिए, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करिए। आयास और संकेशन हम आपको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और इसको भी आपको सेंड करने में टाइम लगता है, इसलिए आयास और संकेशन का हम ज्ञान आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कराएंगे। थैंक यू।